नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज आप लोगों के लिए यहाँ पे हिंदी शिक्षण से प्रश्न रखे जाएंगे जो कि मॉक टेस्ट चलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे बालक की विकास किस प्रकार से होती है, जो कि बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले बता दें कि सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। और क्या करिए, अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं है तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शेयर कर दीजिए, बिना समय गवाए हुए अपने अपने ग्रुपों में क्या करिए, शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें और अधिक से अधिक उन्हें सहायता मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे अपने पहले प्रश्न से। सभी लोग प्रश्नों करने के लिए अगर तैयार हैं तो एक बार यस करिए, तो आगे बढ़ा जा रहा है। सभी लोग आ जाइए, जल्दी से सभी लोग आ जाइए। तो एक बार प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है और सभी प्रश्नों को एकदम अच्छे से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एकदम अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। देख लेते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। भाषा सीखने में कौन सी विधि मातृभाषा को मदद के बिना दूसरी भाषा को सिखाने में सहायता करती है। मतलब ये कि मातृभाषा के बिना ही दूसरी भाषा को सिखाने में मदद करती है। तो यहाँ पे देखिए, पहला ये करा है कि अनुवाद विधि, दूसरा करा है द्विभाषी विधि, तीसरा करा है अप्रत्यक्ष विधि और चौथा करा है कि प्रत्यक्ष विधि। देखिए, अनुवाद विधि में क्या होता है, आप किसी पे क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं। और द्विभाषा का मतलब ये है कि दो भाषाओं के मेल जोल से एक भाषा का प्रयोग करते हैं। और अप्रत्यक्ष यानी जो आपके समझ नहीं है उसका प्रयोग करते हैं। अप्रत्यक्ष जो आपकी समझ है उसका उदाहरण मातृभाषा के साथ दे सकते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर बालक क्या करता है, अपने घरों में जाकर क्या करता है, एक ही सामान को जानता है। जैसे क्या करता है, कपड़ा कहता है, कपड़ा जानता है बालक अपनी मातृभाषा में। अगर उसे दिखाकर यानी प्रत्यक्ष विधि में दिखाकर क्या किया जाए, कहा जाए कि ये देखिए आपका क्या है, कपड़ा ही है, लेकिन इसे अलग अलग भाषा में ड्रेस भी कहा जाता है। यानी अंग्रेजी भाषा में ड्रेस कह सकते हैं और इस तरह से कपड़ा हम कह सकते हैं। यानी अलग अलग भाषाओं में उनको दिखाकर क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके सिखा सकते हैं बालकों को। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा प्रत्यक्ष। यानी प्रत्यक्ष जितना बालक देखेगा, देखकर अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास करेगा, उतना अनुवाद विधि से नहीं करेगा, उतना द्विभाषा से नहीं करेगा। अप्रत्यक्ष का मतलब जो सामने नहीं है उसके द्वारा बताना। तो यहाँ पे देखिए, मातृभाषा के द्वारा प्रयोग करके सिखाना है यहाँ पे। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। याद रखिएगा, आप लोगों का टारगेट वही है जो हर बार की तरह रहता है। आज का टारगेट आप लोगों का यहाँ पे 12 से 13 प्लस रहेगा 15 में से। तो देखते हैं कितने लोगों का पहुंच पाता है और लास्ट में आप लोगों के कल के जो उत्तर थे वो भी बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न से। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि। कह रहा है कि जो भाषा शिक्षण है उसमें खेल के द्वारा सिखाने का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि। पहला कह रहा है कि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि खेल भाषा को विस्तार देता है और तीसरा कह रहा है कि खेल, जो यहाँ पे देखिए खेल है, खेल में आनंद आता है और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि खेल में जो शारीरिक विकास होता है। तो राइट आंसर क्या होगा कि अगर एक भाषा शिक्षण में की क्लास चलाई जा रही है उसमें खेल सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी खेल में भाषा शिक्षण का प्रयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसके लिए क्या हो सकता है, पहला करा है भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, मतलब मेहनत कम करना पड़ता है और खेल में बालक सीख लेते हैं। और दूसरा करा है कि खेल भाषा को विस्तार देता है, यानी फैलाव यानी अधिक विस्तार देता है। और यहाँ पे खेल में आनंद प्राप्त होता है। देखिए, खेल में आनंद प्राप्त होता है लेकिन यहाँ पे शिक्षण का कार्य चल रहा है। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि खेल में शारीरिक विकास होता है। देखिए, शारीरिक विकास भी होता है लेकिन यहाँ पे बात हुआ है कि भाषा शिक्षण, तो भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जाएगा खेल भाषा विस्तार देता है। यानी खेल में बालक जो होता है आदान प्रदान करते हैं, अपने में चर्चा करते हैं, एक दूसरे की बोलियों को सीखते हैं। तो सभी लोगों का बोलियां जो होता है खेल के माध्यम से क्या होता है, एक दूसरे को क्या जो बहुभिन्नता का सिद्धांत होता है, मतलब क्या है कि बालक अलग अलग जाति धर्म बोध से आते हैं, उनकी भाषाएं अलग होती है, संस्कृत, तो खेल के माध्यम से वो सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए विस्तार होगा, राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में और लाइक करना ना भूले, सभी लोग लाइक कर दीजिए। अब तीसरे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। देखिए, पाठ के अंत में यानी हर पाठ के अंत में गतिविधि आधारित उद्देश्य नहीं है अभ्यास का। पहला कह रहा है भाषा विस्तार करना, यानी भाषा को अधिक से अधिक क्या करना है, विस्तार यानी फैलाव करना है, यानी सिखाना है। और यहाँ पे दूसरा कह रहा है सृजनात्मकता का विकास करना। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भाषा का जो गतिविधि के उद्देश्य में अभ्यास पाठ के अंत में दिया जाता है उससे क्या होता है, सृजनात्मकता, नई नई रचनाओं का निर्माण करता है। और यहाँ पे देखिए तीसरा हमारा ये कह रहा है कि बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान, देखिए अवसर प्रदान करने कह रहा है कि अगर बालकों में पाठ के अंत में अभ्यास दिया जा रहा है, गतिविधि हो रहा है, तो बालक अधिक से अधिक अभिव्यक्ति यानी अपने भाषाओं को रख कर उसे प्रयोग करना सीख जाते हैं। अवसर देने के बाद क्या है, अधिक से अधिक। और यहाँ पे देखिए प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करना। देखिए, याद करने का मतलब ये कंठस्थ करने की बात कर रहा है, जो कि हमारा गलत है और सभी हमारा सही है। राइट आंसर जाएगा सीधे सीधे चौथे के साथ जाएगा। यहाँ पे कठिन याद जहाँ पर आ गया, यानी बालक को दबाव डालने की बात कर रहा है कि बालक किस प्रकार से सीखे। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शेयर कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए और देखते हैं इसका उत्तर कितने लोगों का आता है। यहाँ पे देखिए ये कितने लोगों का सही होता है, चौथा
यहाँ पे देखिए यहाँ पे पठन पाठन के अंत में अभ्यास एवं गतिविधि हो जो, यानी कैसी गतिविधि होनी चाहिए, अभ्यास। अभ्यास और क्या जो अंत में होता है पाठ्यक्रम के पठन पाठन यानी पढ़ाने के बाद जो पाठन क्रिया है उसके अंत में अभ्यास एवं गतिविधि हो, कैसी होनी चाहिए। पहला कराए सरल भाषा वाला हो, दूसरा करा है कि बच्चों को स्वयं करके सीखने सिखाने के अवसर प्रदान करने वाला हो, और यहाँ पे देखिए हमारा तीसरा करा है कि केवल, देखिए केवल शब्द आ गया है, जहाँ पर भी केवल शब्द आए, आप लोगों को कई बार हमने कहा है जहाँ पर भी केवल शब्द आए बिना सोचे समझे वो गलत करिए, बिना सोचे समझे, ठीक है। अगर यहाँ पे सही सकारात्मक प्रश्न है तो अगर केवल शब्द आ गया तो तुरंत काट दीजिए, अगर नकारात्मक शब्द है तो अगर केवल शब्द आ रहा है जहाँ पर भी तो सही कर दीजिए। तो ये देखिए गलत है, हमारा आगे बढ़ने की हमें जरूरत है। देखते हैं यहाँ पे क्या करा है कि पाठ बिल्कुल आधारित है, देखिए पाठ पर बिल्कुल आधारित, जो पढ़ाएंगे तो पाठ पे आधारित होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे उपयुक्त तरीका हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे अवसर प्रदान किया जा रहा है, यानी खुद से अभ्यास करेंगे बालक, खुद से अभ्यास करेंगे, अवसर दिया जाए सीखने का। तो यहाँ पे बालक क्या होता है, स्वयं से करेंगे, अवसर मिलेगा तो अधिक क्या होंगे, क्रियान्वित होंगे, यानी सीखने का प्रयास करेंगे। तो राइट आंसर सीधे सीधे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। और देखते हैं कितने लोगों का ये सही हुआ था, लगभग सभी लोगों का सही हुआ था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 5वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 5वां प्रश्न क्या करा है। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए कम महत्वपूर्ण, देखिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है मौखिक कौशल के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा ये करा है कि किसी भाषा पर चर्चा करना। देखिए किसी भाषा पे अगर चर्चा करेंगे तो वहाँ पे भाषा विकास सबसे उच्च स्तर पे होगा, क्योंकि बालक जो होता है चर्चा के द्वारा अधिक सीखेगा। और यहाँ पे कह रहा है कि कम महत्वपूर्ण है बच्चों की बातचीत धैर्य सुनना। देखिए बच्चों की बातचीत को धैर्य से सुनना कि आखिर वो कर क्या रहे हैं, उनकी कठिनाई क्या है। याद रखिएगा यहाँ पे धैर्य से सुनने का मतलब ये है कि आखिर उनकी क्या कहना चाहते हैं, उनकी रुचि किस में है, उनकी कठिनाई क्या है, उन सभी को धैर्यपूर्वक सुनकर उपचारात्मक कार्य करना, प्रश्नों के उत्तर पूछना। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रश्नों के उत्तर पूछना। देखिए प्रश्नों को उत्तर पूछेंगे तो रिपीट करने पे बल दिया जाएगा, यानी क्या है कि रटंत पे ध्यान दिया जाएगा। और जबकि हमारा प्रश्न पूछा है कि कम महत्वपूर्ण है तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए अपनी बात कहने का पूरा मौका देंगे तो सबसे उच्च होगा पहले पे, दूसरे पे होगा यहाँ पे हमारा अपने बात को कहना और धैर्यपूर्वक सुनना तीसरे पे नंबर पे, लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, उत्तर होगा हमारा यहाँ पे तीसरा। और देखिए कितने लोगों का सही हुआ है, लगभग सभी लोगों का सही हुआ है। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे। देखिए छठा प्रश्न हमारा क्या करा है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात मतलब बल पड़ता है, भाषा सीखने में मातृभाषा पर बल पड़ता है किसका, यहाँ पे आंशिक रूप से होता है, दूसरा करा है पूर्ण रूप से होता है, तीसरा करा है कि नहीं होता है, और चौथा करा है होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, हम पूछ रहे हैं कि इसका राइट आंसर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात यानी किस पर बल होता है। तो पहला करा है कि आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है, होता है। तो क्या होता है, जल्दी से बताइए कि क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए छठे का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, होता है। याद तो करिए कि होता है, तो सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है, मतलब ये है कि दोनों भाषाओं को जोड़कर पढ़ाने का प्रयास करेंगे तो वहाँ पे देखिए बलाघात, यानी क्या होता है कि दबाव पड़ेगा बालक पे सीखने के लिए, दोनों में क्या होता है बलाघात होता है, मतलब सीखने पे जोर होता है। तो होता है राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे देखते हैं, 7वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। याद रखिएगा टारगेट, याद रखिएगा 13 प्रश्न का है टारगेट, केवल 2 प्रश्न गलत करना है। तो यहाँ पे भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देखिए भाषा के कौशल में, भाषा कौशल सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला करा कि भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। दूसरा करा है कि भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। और तीसरा करा है कि भाषाई कौशल के क्रम में सीखे जाते हैं। और चौथा करा है कि भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। देखिए प्रभावित नहीं करते हैं बात किया है, और यहाँ पे बात किया है कि यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे करा है कि स्वतंत्र होते हैं। यहाँ पे देखिए करा है दूसरे में स्वतंत्र होते हैं, और यहाँ पे करा है क्रम से सीखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है, सीखने की बात किया है। स्वतंत्र होने के मतलब ये है कि एक दूसरे में कैसे हैं, सीखे जाते हैं, यानी दबाव डालने की बात कर रहा है, प्रभावित करते हैं, बालक को कितना ज़्यादा सीखता है। लेकिन राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा, सत्य है तो हमारा राइट आंसर जाएगा 7वें का, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। भाषा कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, सही है, क्रम से नहीं, एक साथ सीखे जाते हैं। मतलब ये है कि आप क्रम में नहीं सीखते हैं, एक साथ। जैसे व्याकरण चलता है, व्याकरण से पहले आप बालकों को अक्षर का ज्ञान कराते हैं, क्या क्रम से चलता है, नहीं चलता है। पहले उन्हें कुछ नियम के साथ चला जाता है, जो आपका बाल केंद्रित शिक्षा है उसके आधार पे चलाई जाती है क्लास, फिर इसके बाद आप व्याकरण का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा क्रम से आपका क्लास नहीं चलेगा प्राथमिक स्तर पे, आपका उच्च स्तर पे क्या होता है क्रम से चलेगा, नियम से चलेगा। एक
उचित उस अवसर के आधार पे चलेगा। लेकिन यहाँ पे 15 यहाँ पे 1 से 5 तक क्या होता है, आप जिस तरह से बाल केंद्रित शिक्षा का प्रयोग करेंगे, बालक जिस प्रकार से सीखना चाहते हैं उनके रुचि के अनुसार चलेंगे, क्रम के अनुसार नहीं चलेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे पहला होगा। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 8वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 8वां प्रश्न ये करा है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं। देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, क्या सही नहीं है, यानी सब गलत हैं, एक सही है। तो पहला यहाँ पे करा है कि त्रुटियां सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तो यहाँ पे देखिए करा है कि त्रुटियां जो हैं सीखने सिखाने की अभिन्न अंग है, और यहाँ पे त्रुटियां अस्थायी होती हैं। और तीसरा करा है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं। और यहाँ पे चौथा करा है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 8वें का जो राइट आंसर होगा हमारा, ये बताइए कि पहला हो सकता है या तीसरा हो सकता है। अब आप लोगों को 2 ऑप्शन दिया गया है, इन दोनों में से कौन सा सही करते हैं, जल्दी से बताइए कि देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। देखिए हमारा ये, देखिए हमारा दूसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे हो सकता है इन्हीं दो में लड़ाई है। तो बताइए जल्दी से, पहला सही होगा या फिर तीसरा सही होगा। तो जो इसका राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, क्योंकि देखिए अस्थाई बोला है, त्रुटियां जो होती हैं अस्थाई होती हैं, अस्थाई नहीं होता है। और ये अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है, सही है। अस्थाई होता है, ये भी सही है। मस्तिष्क में क्या चल रहा है ये भी जानना है। लेकिन हमने यहाँ पे आप लोगों को इसलिए इसे रखा क्योंकि अधिकतर लोग बिना सोचे समझे मांग मार देते हैं कि अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है वो नहीं देख रहे हैं आप, क्या नहीं है, सत्य नहीं है। तो यही हमारा सत्य है कि जो त्रुटियां होती हैं अस्थाई नहीं होता है, सीखते सीखते अभ्यास करते करते आपकी त्रुटियां दूर हो जाती हैं। तो राइट आंसर जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तीसरा हमारा राइट आंसर है। तो एक बार लाइक कर दीजिए, फिर कर रहे हैं, एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। अब 9वें के हम आगे बढ़ेंगे। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक एवं आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। यानी अगर आप एक शिक्षक हैं प्राथमिक कक्षा के और आप सतत और व्यापक आकलन करते समय सर्वोपरि किसे मानेंगे, सबसे उपयुक्त तरीका क्या है। पहला करा है कठिन शब्दों का श्रुत लिख, यानी जो भी कठिन शब्द हैं उसे क्या करेंगे आप, कहेंगे कि लिखो बेटा, लिखो, तुम्हारा अभ्यास होगा, हम कुर्सी पे बैठ रहे हैं, आप लिखो। जितना अच्छा से लिखोगे तुम्हारी राइटिंग मजबूत होगी। और भले ही उसे ना आए, आप बैठिए, कुर्सी पे बैठ जाइए और कुर्सी पे बैठ के चेयर तोड़िए, चेयर तोड़ने के बाद कहो बेटा लिखो, लिखते जाओ बेटा, बस आता जाएगा तुम्हें। तो अपन को ये नहीं करना है, याद रखिएगा, हम लोगों को ये नहीं करना है। तो ये देखिए हमारा गलत है। दूसरा, लिखित प्रश्न पत्र, यानी आप लिखित प्रश्न पत्र दे दें, बालक रटते रहें, ये भी गलत होगा। पाठ से देखकर यहाँ पे कराए सुलेख लिखना, यानी नकल लिखने की बात कराए। तो बेटा लिखते जाओ, तुम्हें आते जाएगा, भले ही हम उस पर क्या करें, उस रुचि के अनुसार न करें। तो ये हमारा गलत होगा। तो तीसरा भी गलत है। चौथा हमारा बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में प्रयोग की क्षमता, यानी देखिए विभिन्न जो क्षमता है, किस प्रकार से आप आकलन कर रहे हैं। सतत मिस होता है पढ़ाते समय और व्यापक मिस होता है पढ़ाने के उपरांत। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, तीनों हमारा ये गलत है। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। इसके बाद 5 प्रश्न और बचे हैं, फिर इसके बाद आप लोगों के जो उत्तर आए थे कल के वो बता दिया जाएगा। और सुबह में जो क्लास चलाई गई थी, आप लोग ज़्यादा संख्या में नहीं आए। सुबह की क्लास बहुत ही अच्छा था, मलेरिया से थी, क्योंकि वहाँ से जितने भी प्रश्न आते हैं 2 से 3 नंबर के वहाँ से आते हैं आप लोगों को पर्यावरण में। तो उस प्रश्नों को रखा गया था, अलग से क्लास चलाई गई थी, सोचा था सुबह ही चला दिया जाए, लेकिन आप लोग उपस्थित नहीं हुए। कोई बात नहीं, देख लीजिएगा जिनका छूट गया है। 10वां यह कराया प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की यहाँ पे सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पहला करा है आतंकवाद पर आधारित निबंध, आतंकवाद पे निबंध लिखो आप, यहाँ पे आपका आकलन सबसे महत्वपूर्ण होगा। दूसरा करा है बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, यानी बाल साहित्य यानी बालकों के द्वारा सिखाई गई जो साहित्यिक कार्य हैं उस पर संवाद यानी बोलने के लिए कहना। और यहाँ पे तीसरा कर रहा है कि पाठ्य पुस्तक के द्वारा, और यहाँ पे करा है औपचारिक के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 10वें का हमारा राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों को पता है कि प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य की चलती है, संवाद करने से बालक की जो भाषा विकास होती है, अधिक से अधिक जितना भी हम बालक को संवाद करने के लिए प्रेरित करेंगे उतना अधिक क्या करेगा, बालक सीखने में तत्पर होगा, रुचि लेगा। और यहाँ पे संवाद करने की बात कराए तो अपनी बातों को रखेगा। तो भाषा की क्लास चल रही है, हिंदी की क्लास चल रही है, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 11 का प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है।
पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षण को समाहित करने का उद्देश्य नहीं, मतलब ये है कि पहली और दूसरी कक्षा में आप क्या करें, चित्रण यानी क्या है, कला का प्रयोग नहीं करने की बात किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है, पहला करा है कि चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, दूसरा करा है कि बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, और तीसरा करा है बच्चों के लिखने में परिपक्वता लाना, और यहाँ पे चौथा करा है कि बच्चों में रचनात्मकता का विकास करना। तो राइट आंसर यहाँ पे 11 का हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा तीसरे के साथ हो जाएगा यहाँ पे कि लिखने में। अब देखिए 1 और 2 में क्या होता है, लिखने पर उनके जोर दिया जाता है कि बालक जितने अच्छे से लिखें, जितने अच्छे से क्या करें, सीखें उस पर। देखिए पहले और दूसरे में अगर चित्र बनाएंगे तो बालक क्या करते हैं, सीखने का प्रयास नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिखने के लिए यहाँ पे परिपक्वता लाना है, उद्देश्य नहीं है इसका उद्देश्य नहीं है। तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 12वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 12 का प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, देखिए 12 का प्रश्न ये करा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा मतलब ये है कि प्राथमिक स्तर पे 1 2 3 4 5 की क्लास में प्राथमिक स्तर पर क्या करें, बालक की घर की भाषा जो है, मातृभाषा जो है, उसको क्या करें, स्थान देना जरूरी है। इसके लिए जरूरी है क्योंकि पहला करा है कि सरल होती है, जो घर की भाषा मातृभाषा होती है वो सरल होती है। दूसरा करा है कि बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है उसकी भाषा, इसलिए उसके स्थान देना चाहिए उसकी घर की भाषा को। और यहाँ पे तीसरा करा है कि बच्चे की भाषाई पूंजी है, यानी वो उनकी विकास हो चुकी है, याद रखिएगा उनका विकास हो चुकी है पहले से, उसके आधार पर उन्हें सिखाना चाहिए। और चौथा करा है कि यहाँ पे करा है मानव स्वरूप के लिए होती है। तो यहाँ पे देखिए 12 का राइट आंसर क्या होगा, देखिए 12 का राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, उनकी भाषाई पूंजी है, क्योंकि वो घर से उस भाषा को सीख कर आते हैं। तो हमें मातृभाषा का प्रयोग करके, याद रखिएगा मातृभाषा का प्रयोग करके बालक को शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि उसका विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। ताकि पहले जो पहली दूसरी तीसरी कक्षा तक होती है, यहाँ तक क्या होता है, पर्यावरण यहाँ पे जोड़ा नहीं जाता है, पर्यावरण की क्लास नहीं चलाई जाती है, पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक नहीं होती है 1 से 3 तक, यहाँ तक बालक अपनी भाषा में प्रयोग करना सीखते हैं। तो राइट आंसर जाएगा तीसरी हमारा होगा। आगे बढ़ते हैं, 13वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 13 का प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, 13 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। देखिए गृह कार्य का उद्देश्य भाषा सीखने सिखाने में क्या होता है, पहला करा है कि सीखने का विस्तार, यहाँ पे सीखने को विस्तार देना। दूसरा करा है कि अभिभावकों को यहाँ पे प्रसन्न करना। तीसरा करा है कि बच्चों के कार्यों में व्यस्त रखना। और चौथा करा है कि कापियाँ भरवाना, यानी कापियाँ भरवाना। सिर्फ यही गृह कार्य का मतलब है कि आप जाइए लिख कर आइए बेटा, घर से लिख कर आओ, लिख के आओ, बस यही कार्य है। यहाँ पे व्यस्त कार्य करने के, देखिए व्यस्त करने के लिए बात कर रहा है, नहीं, उनका विकास होना चाहिए। यहाँ पे कापियाँ भरवाना नहीं चाहिए, उनका मूल्यांकन होना चाहिए, अभिभावकों को प्रश्न नहीं करना चाहिए, आपको बालक की सर्वांगीण विकास करना चाहिए। तो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा, याद रखिएगा। राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो होगा 13 का पहला होगा, सीखने को विस्तार देना है, बालक सीखने में तत्पर रहें, यानी घर उस विद्यालय में पढ़ाई गई जो बातें हैं उसी से अनुरूप आप उनको गृह कार्य दें, ताकि घर पे जाके उसका प्रयोग करके, पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके नए ज्ञान को क्या करें, सीखने का प्रयास करें। तो राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। 14 प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, फिर एक प्रश्न और रह गया है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए अर्जन और अधिगम में बहुत फर्क होता है। अर्जन जो होता है स्वतः ही सीख लेते हैं बालक, अधिगम जो होता है आप एक निश्चित उद्देश्य, समय, पाठ्य पुस्तक, विद्यालय में और यहाँ तक की शिक्षक होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है कि सीखना एक उद्देश्य होता है, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि भाषा अर्जन में बच्चों को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो राइट आंसर 14 का हमारा क्या होगा, देखिए 14 का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे, देखिए बताइए कौन सा होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। जल्दी से बताइए, फटाक दे बताइए कि इसका राइट आंसर 14 का हमारा क्या होगा। क्या होगा, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए कि राइट आंसर होगा हमारा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे दूसरा होगा हमारा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की स्वाभाविक होती है। स्वाभाविक का मतलब स्वतः ही आप सीख जाते हैं उस भाषा को। अर्जन का मतलब ये होता है कि आप चल रहे हैं, रास्ते में कुछ कोई वस्तु ऐसी दिख गई जो आपके ज्ञान की है, आप स्वतः ही उसे सीख लिए, स्वतः ही सीख लिए। अब क्या कर रहे हैं कि आप कहीं उसका प्रयोग, अभी जैसे कोई कार्य कर रहे हैं उसका प्रयोग आ गया तो वो क्या हुआ, आपका अर्जन था और अधिगम में प्रयोग किया। अर्जन जो होता है स्वतः ही हो जाती है। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अर्जन जो होता है प्रयास करना पड़ता नहीं, अर्जन जो होता है स्वतः ही सीख लेते हैं। क्या होता है, घर में आप अनुकरण करते हैं, अनुकरण के माध्यम से सीख जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरा होगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के लिए प्रश्न रखा गया है, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है।
15 का ये करा है कि भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए भाषा विकास में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला करा है भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष होती है। दूसरा करा है बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देती है। और यहाँ पे करा है कि भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। और चौथा करा है कि प्रारंभिक भाषा परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में हो सहायक होती है। तो 15 का राइट आंसर क्या है, इसका उत्तर आप लोग बताएंगे कि भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं कहा है तो राइट आंसर क्या होगा। 3 सही है, 1 गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा। जल्दी से कमेंट करिए और क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दिया करिए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए 15 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग उत्तर बताइएगा जल्दी से कि इसका उत्तर होगा क्या। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को कल के उत्तर जो आए थे उसको देख लेते हैं। कल के उत्तर कितने लोगों का सही हुआ है। देखिए आरती पांडे जी का आया है 15 का दूसरा जो कि राइट आंसर था। अनीता वर्मा जी का भी दूसरा आया है। शाहजान मलिक का भी देखिए यहाँ पे दूसरा आ गया है 15 का जो कि सही है। और यहाँ पे दिलीप कुमार जी का भी देखिए 15 का दूसरा आया है। वैष्णव जी का भी यहाँ पे 15 का दूसरा, लगभग सभी लोगों का सही आया है। राजू सिंह यादव जी का भी देखिए 15 का दूसरा है। दीपा सिंह का भी 15 का दूसरा सही हुआ है। कल का जो उत्तर था आप लोग भी उत्तर दीजिए और अपना नाम कल के क्लास में देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए राखी मिश्रा जी का भी आया है 15 का 2 जो कि राइट आंसर था। और यहाँ पे विनीता कुमारी जी का भी देखिए यहाँ पे आ गया है 15 का 2 जो कि राइट आंसर है। इनका स्कोर हमेशा उच्चतर रहता है। और यहाँ पे देखिए वर्तिका सिंह का भी देखिए 15 का 2 सही है। और यहाँ पे चंदा कुमारी जी का भी देखिए 15 का 2 सही इन्होंने बताया है कि जो कि राइट आंसर है। विनीता कुमारी जी का भी 15 का दूसरा सही हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कुछ लोगों का और है। उमेश कुमार जी का भी यहाँ पे देखिए 15 का 2 आया है जो कि राइट आंसर था। दिलीप कुमार जी का यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन आया। अब नोटिफिकेशन आप लोगों का है, जिस दिन नेटवर्क सही नहीं रहता है उसी दिन शायद नहीं आता है। और यहाँ पे देखिए अनीता वर्मा जी ने कहा है कि ओके सर, यानी किसी के लिए कहा है। और यहाँ पे देखिए थैंक यू सो मच, यानी आपको भी थैंक यू सो मच कि आप लोग क्लास में बने रहते हैं। और यहाँ पे देखिए दिलीप कुमार जी ने फिर कहा है। और यहाँ पे आरती पांडे जी, मेरा 15 में 15 जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर रहा आज इनका। कल का क्लास जो था इनका बहुत ही अच्छा रहा है। 15 में 15 करना बहुत ही मामूली बात होती है। और यहाँ पे देखिए इन्होंने उसको कर दिया। तो सोच लीजिए कि पेपर में इनका क्या होगा। पेपर में तो इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा, सकारात्मक सोच के साथ प्रश्न, जिस तरह से यहाँ पे क्लास में आप एकदम सकारात्मक सोच के साथ बिना टेंशन के साथ क्लास प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास करते हैं, उसी तरह वहाँ पर भी। और पानी का बोतल जरूर लेके जाइएगा। दिलीप कुमार जी गुड नाइट, गुड नाइट। और यहाँ पे देखिए वनिता सुपर क्लास यहाँ पे करी है कि थैंक यू आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के स्तर के अनुसार ही चला जाता है। और यहाँ पे देखिए वैष्णव जी का भी यहाँ पे हम कहेंगे कि थैंक यू सर जी। आरती पांडे जी का बहुत ही अच्छी क्लास थी, थैंक यू। आप लोगों के स्तर के अनुसार ही चलाई जाती है। और क्लास जो है मैराथन की बनाई जा रही है। अधिक संख्या बढ़ाइए, आप लोग क्या कर रहे हैं, संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं, बस वही 15-20 लोग आते हैं। तो क्लास में कम से कम 50-60-100 तक आइए आप लोग। वैष्णव जी का भी देखिए गुड नाइट बोली है, थैंक यू आप लोगों को, गुड नाइट अभी बोल दिया जाएगा। और यहाँ पे चंदा जी का यहाँ पे थैंक यू सो मच। यहाँ पे देखिए राजू सिंह ने भी कहा है बहुत अच्छी सर जी, या आप क्लास देख लीजिए और क्लास देखने के बाद कमेंट आप लोग चैट बॉक्स में करिए ताकि वहाँ से आप लोगों को उत्तर बताया जाए। और यहाँ देखिए आज हम लेट हो गए, ऋतिक ने कहा आज लेट हो गए, 15 का दूसरा होगा जो कि राइट आंसर है। लेट हैं लेकिन क्लास को पूरा किया आपने। और यहाँ पे सुपर थी क्लास आज की, थैंक यू। और यहाँ पे देखिए संदीप कुमार जी का भी आया है, रिया जी का है कि 15 का आंसर बी होगा जो कि राइट आंसर भी है। और वैष्णव जी का भी 15 का दूसरा आया है। और यहाँ पे विनीता जी का आया है कि यहाँ पे 15 का 2 राइट है, राइट भी है 15 का 2। और यहाँ पे वंदना जी का 15 का दूसरा राइट आंसर है। और यहाँ पे देखिए वैष्णव जी नाइस क्लास, थैंक यू। और यहाँ पे देखिए संदीप कुमार सर फोन सही नहीं काम कर रहा है, फोन सही बनवा लीजिए, क्योंकि पेपर तक आपको क्या करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो पेपर तक आप अपना मोबाइल जैसे भी बनवा लीजिए, क्योंकि पेपर में नोटिफिकेशन आते हैं उससे पहले क्या आ जाए, क्या आप लोगों को दे दिया जाए, हमारी तरफ से कुछ नया दे दिया जाए, नया देने का प्रयास किया जाएगा। आप लोगों को कुछ शॉकिंग चीज़ देने का प्रयास किया जाएगा पेपर से पहले, ताकि आप लोग याद रखें। और यहाँ पे देखिए कल मैंने 20 का आंसर कमेंट में दिए बताए नहीं थे, तो बता दीजिएगा कि 20वें का आंसर क्या होगा संस्कृत का। और यहाँ पे देखिए गुलशन जी का भी आ गया है 15 का 2 जो कि राइट आंसर है, थैंक यू सो मच दिलीप जी आपको भी। और यहाँ पे विनीता कुमारी जी का भी देखिए 15 में 15, देखिए इनका भी 15 में 15 राइट हुआ है। और इन लोगों का स्तर जो है बढ़ता जा रहा है कि बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। विजय पांडे जी का भी देखिए यहाँ पे आ गया है 15 का बी होगा, जो कि इनका भी देखिए 15 में 15 सही हुआ है। आप लोग भी अपना बताइए कि कितना सही हुआ है। यहाँ पे देखिए दिखा सिंह का भी देखिए 15 का दूसरा सही हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर इनका भी रहता है। और यहाँ पे जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और लाइक शेयर कर दीजिए। क्लास देखने के बाद क्या करिए, शेयर कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए क्या करिए, इस पर मैसेज करिए, इस नंबर पर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। लगभग 200 लोग वहाँ पे जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जुड़ सकते हैं। तो उसमें PDF आप लोगों को जल्दी मिल जाती है। और आज की क्लास उत्तर नीचे दिए गए हैं, देख लीजिएगा। और आज की उत्तर क्या है 15 का जरूर बताइएगा। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगली क्लास किस पे चाहिए ये भी बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा। लक्ष्य हमारा होना चाहिए एग्जाम पास करना। और विशेष करके एक बात आप लोगों को बतानी है कि अफवाहों से दूर रहें। कब पेपर होगा, क्या होगा, क्या नहीं होने वाला है, धरना प्रदर्शन, इन चीज़ से दूर रहिए। अगर धरना प्रदर्शन आप सोचिए, अगर एक दिन दे रहे हैं, अगर 5 क्वेश्चन एक दिन में याद करें, एक दिन प्रश्न दिया तो आपका 5 नंबर गया। तो क्या करिए, हर चीज़ टाइम से करिए। जिनको देना है दे, जिनको नहीं देना है मत दे धरना प्रदर्शन। क्योंकि देखिए धरना प्रदर्शन वो दे रहे हैं जिनकी लटकी हुई है 69,000 में। आप लोगों को अभी तैयारी करना है, अभी आगे बढ़ना है, तो आप लोग उनसे हटिए वहाँ से। हम ये नहीं कर रहे हैं कि मतलब विरोध, आप उनके साथ रहिए, विरोध करिए, लेकिन एक समय के साथ करिए। क्योंकि आपका समय नहीं है इस समय, आपको आगे लक्ष्य, अगर वहाँ पे भटक गए यहाँ पे, तो क्या करेंगे आप, एक एक नंबर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर एक दिन में 5 से 7 क्वेश्चन याद कर रहे हैं अगर आप, तो अगर एक दिन आपका गया तो क्या करें, वो अगले में कवर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो क्या करिए, हर चीज़ सोच समझ के करिए। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से तैयारी करिए। बाय बाय, गुड नाइट।